स्वागत है आपका इंस्टा भारत टाइम्स पर। कर्नाटका की सियासत का एक बड़ा नाम रोशन बेग एक बार फिर सियासी सुर्खियों में है। जब वो दिल्ली पहुंचकर राजनाथ सिंह और एचडी कुमारस्वामी के घर मुलाकात के लिए गए थे, तो सियासी दायरों में चर्चा तेज हो गई। बेंगलोर वापस लौटकर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ इशारा दिया कि सियासत में उनकी वापसी अब तय है। इस दौरान मुजाहिद अली बाबाजी भी उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे और जब इंस्टा भारत टाइम्स ने उनसे खास गुफ्तगू की तो रोशन बेग ने वाज़ेह अल्फाज में कहा, सियासत को ना कभी छोड़ा है और ना कभी छोड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम मुस्लिम लीडर्स अपने इख्तलाफात ख़त्म करके अगर एकजुट होकर कौम के लिए काम करें तो कौम की बेहतरी और सियासी ताकत दोनों मजबूत हो सकती हैं। अब देखना यह है कि क्या कर्नाटका में एक नया सियासी मोड़ आने वाला है। क्या रोशन बेग की वापसी माहौल को बदल देगी? चलिए जानते हैं पूरी तफसील इस खास रिपोर्ट में, सिर्फ इंस्टा भारत टाइम्स पर। परसों दिल्ली का दौरा हुआ था और फिर एक ऐलान भी आपकी जानिब से हुआ है कि सियासत में वापसी ज़रूर होगी। तो इस पर क्या? देखिए, दिल्ली हम गए थे। इंसार की जो तंजीम है, इंडियन मुस्लिम्स फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म, उस तंजीम के जरिए उस तंजीम के सरबराह जनाब एमजे खान साहब हैं। तो राजनाथ सिंह साहब इस मुल्क के जो रक्षा मंत्री हैं, उनसे मुलाकात की थी। काफ़ी 1.5 घंटा उनसे मुलाकात की। मुल्क में कई जगह जो मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है और हरासमेंट किया जा रहा है, चाहे बिहार में हो, चाहे यूपी में हो, और हिंदुस्तान के कोने कोने में, अगर गरीब मुसलमान कोई दाढ़ी वाला टोपी वाला जा रहा है, उसको पकड़ के मारना, उसको जय श्री राम का नारा बोलकर उसको तंग करना। रेलवे स्टेशन पे हमारी अगर बहन जा रही है बुरखे में, पर्दा नशीन में अगर कोई हमारी बहन जा रही है तो उसको छेड़ना, हमारे भाई कोई दाढ़ी टोपी वाले जा रहे हैं तो उनको तंग करना, ट्रेनों में, रेलवे स्टेशनों में, बस अड्डों में, बस में, तो ये सब जो परेशानियां झेल रहे थे, तो इसके बारे में उत्तराखंड में जो मामला हो रहा था, शाल बेचने वाले बच्चों को, कश्मीर के बच्चों को हरासा करना, वहाँ सब करना, जो मुसलमानों की दुकानें ताजिर हैं, सुबह का कमा कर सुबह से शाम तक बैठकर कमाने वाले, उनको जो है उनकी दुकानें खाली करना, मुसलमान के नाम से जो होटल चल रही है उसके पास जाके गड़बड़ करना कि मुसलमान का नाम बतलाओ, खामखा ये करना कि वहाँ भी बड़े का गोश्त बनाया जा रहा है। ये तो किसी ना किसी एक मौका निकाल कर, एक खुसूर निकाल कर जो मुसलमानों को जो परेशान किया जा रहा था, इसलिए वो एमजे खान साहब के दोस्त भी हैं रक्षा मंत्री, तो उनसे मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से जो हजरात आए थे तो उनसे मुलाकात हुई। काफ़ी 1.5 घंटा उनसे तबादुल ख्याल हुआ। तो फिर उसके उन्होंने कहा कि मैं ऊपर तक ये बात पहुंचाऊंगा, होम मिनिस्टर तक भी बात पहुंचाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर तक भी बात पहुंचाऊंगा। इस यकीन दहानी के साथ वहाँ से आए। फिर कहा कि उन्होंने पूछा कि क्या दिल्ली आना कैसे हुआ, तो मैंने कहा कि ये राजनाथ सिंह साहब से मुलाकात के लिए आए थे। जिस तरीके से परेशान मुसलमानों को किया जा रहा है, तो कुमारस्वामी ने कहा कि अरे मैं भी मिलूंगा। तो दूसरे दिन बेचारे ने, उनका बड़पन है, नाश्ते पे हम सबको बुलाया था, उनसे भी बात की। फिर उन्होंने भी ये कहा कि देवेगौड़ा के वक्त और जब ये जो 36 ऐसी बातें नहीं होती थी, तो उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि रोशन बेग, मैं आप जो तो साथी जो आए हैं, आप तमाम को मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं ये इशू मैं लूँगा। बड़े जो होम मिनिस्टर हैं या जो भी पार्टी के बड़े लोग हैं, उनसे मैं बात करूँगा। मैं अपने वालिद देवेगौड़ा जी से भी करूँगा। ये बात कहकर मैं आया तो मैं कर्नाटक में कुछ रिपोर्टर्स मिल गए, मैंने नहीं बुलाई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक। वो तो कनाडा के भी TV9 वाले, स्वर्णा न्यूज़ वाले, पब्लिक TV वाले, वो सब मिलकर सुना है कि आप कुमारस्वामी के घर गए थे, आपको बुलाया, क्या बात हुई, ये वो
और वो आपके फोटोज भी वायरल हुए हैं। और राजनाथ सिंह साहब से भी आपने एक वफद की शक्ल में मुलाकात की थी, तो मैंने बात की। तो मैंने कहा कि ये किस तरह से मीटिंग है, तो फिर कहा कि वो सियासत में आ रहे हैं आप। मैंने कहा सियासत छोड़ा कब? मैंने ये भी फिर भी कहा कि खून सियासत जो है हमारे रग रग में, हम कब छोड़ेंगे भाई? सियासत क्यों छोड़ेंगे? ये सियासत में हम ट्रेंड हुए हैं, कॉलेज के ज़माने से स्टूडेंट लीडर में। हम कहीं से इधर से उधर से व्यापार करते वे फिर अपना व्यापार बढ़ाने सियासत में नहीं आए। हमारी सारी जवानी हमने सियासत में गंवाई है। जब प्लेन में जाने के पैसे नहीं होते थे, धक्के खाते हुए, एयर कंडीशन ट्रेनें नहीं होती थी, नॉन एयर कंपार्टमेंट में बगैर रिजर्वेशन के हम बेंगलुरु से दिल्ली जाना, वहाँ ठंड में 3 व्हीलर में ऑटो में फिरना, ये सब धक्के खा के हम सियासत में आए हैं। सियासत मैंने छोड़ा कब था? हाँ, कुछ मसाइल की वजह से थोड़ा सा लो प्रोफाइल था, मगर सियासत मैंने कभी छोड़ी नहीं थी। सियासत में मैं हमेशा था, हूँ और रहूँगा। इंशाअल्लाह। एक जिस तरह आपने बताया, ये जो आप मुलाकात किए दंगे फसादात की वजह से, आपको याद होगा एक दौर वो भी था जो अजीज शेख साहब का था, जाफर शरीफ साहब का था, आपका दौर था, जिसमें एक संजीदगी से सुलझाकर मसाइल को हल किया जा सकते थे। आप शिवाजी नगर के रुद्रेश के मर्डर का भी केस का अगर एग्जाम्पल लेते हैं, तो फिर ये अचानक से सियासत में तब्दीली, ना ही बल्कि सियासत बल्कि सियासी रहनुमाओं में, उलमा में, और फिर सहाफती दौर में भी कुछ तब्दीलियां शुरू हो गई इन दिनों में। जी, इसका कसूरवार किसको ठहराएंगे इसकी तब्दीली के? देखिए, अब वक्त ऐसा नहीं है, हम बड़े नाजुक वक्त से गुजर रहे हैं। अब यहाँ दूसरे लीडरों की नुक्ताचीनी करना, कितने भाई मुसलमान लीडर बचे हैं? 4-5 लीडर बचे हैं या 6-7 लीडर बचे हैं? किस किस को खिलाफ बोलेंगे? मैं चाहता हूँ कि सब मिलके चलें। आज वक्त ऐसा नाजुक मामला है, नाजुक वक्त से गुजर रहे हैं, तो हमको जो भी मुसलमान लीडर्स हैं वो अपने आप में झगड़ा छोड़े। मैं किसी के इस बारे में तनकीद नहीं करना चाहता। मेरे हाथ से जो कुछ हुआ मैं करूँगा, मगर मैं इनके खिलाफ उनके खिलाफ नहीं कहूँगा। हाँ, मुल्क में हालात बदल गए हैं। पहले जैसा डॉक्टर नहीं रहा, पहले जैसा इंजीनियर नहीं रहा, पहले जैसी नर्स नहीं रही। पहले एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल हुआ करती थी, एक गवर्नमेंट कॉलेज हुआ करती थी। अब वो प्राइवेट कॉलेज आ गए, प्राइवेट स्कूल्स आ गए, प्राइवेट अस्पताल आ गए, अपोलो आ गई, ये आ गया, विक्रम हॉस्पिटल आ गई, बनीपाल हॉस्पिटल आ गया, फोर्टिस हॉस्पिटल आ गई। तो अब वहाँ से कलेक्शन आ, तो सियासत ही नहीं बल्कि हर शोबे में गिरावट आई है। तो इस तरह सियासत में भी गिरावट आई है। नहीं, क्योंकि आपको वो शिवाजी नगर का दिन भी याद होगा, जिस तरह आपने मामले को दबाया था, जिस तरह उस हंगामी शक्ल को रोकने की कोशिश जिस तरह से हुई थी। अगर आप नहीं होते तो कोई दूसरे लीडर को तो मैनेज करना मुश्किल हो जाता था। तो उस रुद्रेश के केस की बात कर रहा हूँ मैं। तो इन सब हालात की तब्दीली का वजह शायद समझना मुश्किल ही है। रुद्रेश के मर्डर की वजह से खैर जो हालात कंट्रोल किए, जितना कुछ हमने सियासत में सीखा था हमने पूरा खर्च कर दिया। अल्लाह का एहसान है कि हमने कंट्रोल किया उस वक्त। अब उसका ये भी देना पड़ा मुझे, क्योंकि मर्डर हुआ, मर्डर के बाद जो कंट्रोल हुआ, उसके बाद वो जो RSS वाले नाराज हो गए। आपको याद होगा कि शोभा करंदलाजे उसके दूसरे तीसरे चौथे दिन कुछ लोग अरेस्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद शोभा करंदलाजे जो आज मरकजी वजीर है, उस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, चिकमंगलुरु से, उडुपी से, चिकमंगलुरु से। उसने टीवी में आके कह दिया, खुलेआम कहा कि रोशन बेग ने सुपारी दी, रुद्रेश का मर्डर रोशन बेग ने करवाया। तो सारे हिंदुस्तान में एक RSS में माहौल बन गया कि रोशन बेग जिम्मेदार है रुद्रेश का मर्डर। मुझे झेलना पड़ा, क्या क्या तकलीफों से, कोर्ट कचहरियों के मामले से झेल रहा। अब समझते हैं कि नहीं रोशन बेग चुप है, अरे कोर्ट कचहरी जाओ, ये जाओ। अगर रुद्रेश का मामला नहीं होता तो ये सब नहीं होता था। और कुछ हमारे दोस्त साहब भी कुछ लोग मिलकर हमारे ऊपर सियासी साजिश भी की, उस सियासी साजिश का भी शिकार बना। ठीक है,
इज्जत देना मालिक का हाथ में, जब मौका आएगा तब आएगा। मगर जुम्मन सियासत से मैं कभी छोड़ के गया नहीं हूँ, आज भी सियासत में आप बताइए कहाँ कौन सियासत में कभी जाके फसाद में मार खा क्या है? सिलगट्टे के फसाद में जाके मार नहीं खाया, कौन मार खाया? अब ये देखो ये सब, ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मगर सियासत में फूक 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 के गरम खिचड़ी फूक फूक के खाइए, तो बड़े हिसाब से चलना चाहिए। मैं फिर एक बार करता हूँ कि मैं आज किसी की तनकीद नहीं करूँगा। जो पेपर आपने बताया उसमें कौन कौन शख्सियात है? ये उस वक्त रमेश कुमार है, उन्होंने अपने जान पर लड़कर मुझे बचाया था। इसमें फोटो में है, वो जख्मी रमेश कुमार को देख सकते हैं, बोरिंग हॉस्पिटल में पड़े हैं। उनके साथ HC महादेवप्पा भी हैं, जो अब जो प्रेजेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी मुझे बचाने में, उन्होंने भी मार खाया। अब मुझे भी देख सकते हैं, मैं पड़ा हूँ। इसके साथ एक और सुदर्शन बाद में MLC बने, उन्होंने भी जख्मी हुए थे। मैं बोलता हूँ कि एयर कंडीशन कमरे में बैठकर सुकून रहे, नहीं पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, ओम शांति शांति। ये नहीं भाई, और साथ अगर कहीं गड़बड़ हुई तो फील्ड में जाओ, अगर लीडर हो तो फील्ड में जाके बैठो, या कमरे में बैठ के शांति। ये सियासत मैंने सीखी नहीं है भाई, मेरी सियासत अलग है। हम सब कॉलेज के स्कूल के ज़माने से स्टूडेंट लीडर रहे हैं। कल 78 में मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब, हम गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, हम सब हवाना गए थे, रशिया मॉस्को गए थे, तो हम सब पॉलिटिकली ट्रेंड लोग हैं। हम कहीं तिजारत से सियासत में नहीं आए। तो अगला खाका क्या है सर? तो इलेक्शन का, ये इसका सियासी का क्या मंसूबा बंदी कुछ है? हाँ, आइंदा इलेक्शन में आप देखते जाइए कि हम सियासत में एक्टिव हैं, रहेंगे, मगर आइंदा चलकर जो सियासी हालात क्या होंगे, कैसे होंगे, तफसीलात आपके सामने आएंगी आहिस्ता। रोशन बेग साहब के दफ्तर पर आज आपकी आमद हुई और मुलाकात हुई, क्या मकसद रहा, क्या बातें सामने? एक इंटरव्यू देखा था मैं, जब दिल्ली से वापस आ रहे थे तो इनका एक इंटरव्यू था कि मैं वापस जो है सियासत में आ रहा हूँ। तो ये पहले से भी हमारी गुजारिश थी कि आप बराए मेहरबानी सियासत में आइए, आपकी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आप जैसे मंझे हुए सुलझे इंसान की ज़रूरत सख्त है कौम के लिए। कुछ साजिशें हुई थी, वो हम भी जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा साजिशें कामयाब हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। एक बहुत अच्छा लगा कि आप जो है राजनाथ सिंह से भी मुलाकात किए हैं, HD कुमारस्वामी से भी मुलाकात किए हैं, और कांग्रेस के कई लोगों से भी आपकी मुलाकातें हैं। यही बोलने आया था, आप एक नया फैसला लीजिए कि आप कहाँ जाना है, क्या करना है। आपके जाने से हमारी इस कौम को कौन सी पार्टी से कितना फ़ायदा हो सकता है। आप ये फ़ायदे के लिए, कौम के फ़ायदे के लिए आप एक अच्छी जगह पे चुनिए और मैदान में आइए। इंशाअल्लाह आपकी सख्त ज़रूरत है। मैं बार बार बोल चुका हूँ, जो KGLE DGLE के मामले में अगर आप होते तो हमारा एक बच्चा भी अंदर नहीं जा सकता था। और आप लोगों को पता नहीं है, जब जनाब रोशन बेग साहब की एक खूबी मैं बता रहा हूँ, सामने है बोल के नहीं, जो सच्चाई है, जैसे बच्चों को अंदर लेते चले गए, पकड़ते चले गए, 2000 आदमियों का टारगेट था। मैं तमाम लोगों के पास गया, हमारे मुसलमान लीडरों के पास, गैरों के पास, तो आगे बढ़कर कोई आगे नहीं आया। फिर मैं जनाब रोशन बेग साहब के पास आया तो इन्होंने फ़ौरन जो है कदम उठाए और मैं इनसे रिक्वेस्ट की कि आप जाइए वहाँ पर। तो ये गए भी थे, लेकिन लोग जिस तरह इनको समझना था समझ नहीं पाए। हालतें वैसी हो चुकी थी कर्फ्यू की वजह से, उसके बाद कई लोग रिलीज भी हुए कर्फ्यू की वजह से। फिर रोशन बेग साहब अगर वो टाइम के ऊपर बीच में ना आते तो 2000 आदमी हमारे जाते थे अंदर। 1 से 2 मुलाकातें हुई, 3 मुलाकातें हुई। बॉम्बे होम मिनिस्टर थे,
उस टाइम के ऊपर इन्होंने बम्बई को बात करी, फिर डायरेक्टर जनरल को बात करे, फिर सिटी कमिश्नर को बात करे। एक बार की बात हुई, 2 बार की बात हुई, फिर लोग पकड़े ही जा रहे थे। तब आखिरी वक्त में इनकी ज़बान से निकला, हम लोग ज़रा जज्बाती हो गए थे। हम भी ये चाह रहे थे, सिर्फ एक मोहल्ला है यहाँ पर, इन्होंने हावी हो चुके हैं, अगर शहर के कई इलाके अगर सुलग जाए तो क्या संभाल सकते हैं क्या। ये बात जब जैसे मैंने इनके सामने रखी तो इन्होंने फ़ौरन जो है फ़ोन लगाया कमिश्नर को भी और डीजी को भी। बेंगलुरु का बैकग्राउंड आप जानिए, अगर बेंगलुरु अगर सुलग गया तो आप और राजीव डोभाल कोई बचा नहीं पाएंगे, इमीडिएट बंद होना चाहिए। ये इनकी आखिरी अल्फाज थी, उसी अल्फाज पे लड़कों को पकड़ना बंद हुआ। और मैं उस टाइम ये कहा था, अगर इनको रुद्रेश का मामला ना होता तो आज ये हालत ना होती थी। और रुद्रेश के मर्डर के बाद जिस तरह कमर्शियल हो गया, तुम्हारा इब्राहिम स्टेट हो गई, तुम्हारा इधर जैन का जितना भी इलाका जो बिजनेस का है वो जलाकर राख कर देते थे आरएसएस के लोगों ने, अगर इनकी चालाकी से उनको सेफ ना किया होता। और उनका एहसान क्या है इनके ऊपर आज, मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ मीडिया में। ये कौम जो है वफादार नहीं है, ऐसा हो गई है कि काम निकालो फिर छोड़ो। तो फिर मेरी यही गुजारिश थी कि आप किसी भी तरह से आप सियासी मैदान में, पार्टी के ज़रिए आइए, आप तो सियासत में है ही, लेकिन पार्टी के ज़रिए खुल कर के आइए। हाँ, तो उनकी कुछ मजबूरियां हैं कि ये जो चालाकी जो होती है ना, किसी भी तरह से ना अंदर ना आने दे, तो कुछ है ऐसे, तो उनकी वजह से थोड़ी मुश्किलें पैदा हो रही हैं। ठीक है, अच्छा बुरा सबके साथ होता है। अल्लाह है, जो अच्छा किया उसका अच्छा ही होता है। थोड़े आजमाइशें होती हैं अल्लाह की तरफ से भी, ऐसा नहीं कि हमेशा यकसान सा रहे। Your support is important. Please don't forget to subscribe.